नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनसंचार के माध्यम, जो कि कक्षा 12वीं और 11वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में पाठ 1 में से संकलित है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि संचार क्या है, संचार के कार्य क्या है। इसके पश्चात जनसंचार क्या है, जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जनसंचार के जो माध्यम होते हैं वो क्या है, प्राचीन माध्यम कौन से थे और आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जनसंचार के माध्यम हैं कौन कौन से, जो कि जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, जैसे प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम, रेडियो माध्यम, टेलीविज़न माध्यम, इंटरनेट माध्यम। और पहले ये देखते हैं कि जनसंचार कहते किसे हैं। जब हम किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही स्थान से बहुत बड़े जन समुदाय तक संदेश का संप्रेषण करते हैं, अपना संदेश भिजवाना चाहते हैं, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार में हमें मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं, तो इसे जनसंचार कहते हैं। यह संचार का सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण प्रकार है। अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। अब हमें ये भी जानना है कि संचार और जनसंचार में अंतर क्या है। संचार में संचारक होता है संचार करने वाला, और प्राप्तकर्ता, उन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब संचार होता है ना, तो आमने सामने बैठकर हम बात करते हैं, तो उसमें जो संवाद होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, अपितु तकनीकी माध्यम का सहारा लिया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि जनसंचार के प्राचीन माध्यम क्या क्या होते थे। इसमें जैसे दिया हुआ है गुफा चित्र, गुफाओं में चित्र बना दिए जाते थे लोगों को ये बताने के लिए कि ये क्या है। भित्ति चित्र मीन्स होता है दीवारों पर चित्र बनाना। शिलालेख, जैसे अशोक के स्तंभ बनाया गया था, और स्तंभ लेख। तो इस तरह से ये थे प्राचीन माध्यम जिनके माध्यम से संचार किया जाता था। लेकिन जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं, अब वो प्रचलित हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पहले आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, यानी कि मुद्रित माध्यम। आगे है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। जिस तरह से हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मुद्रित जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। मुद्रित माध्यम है, इसके तत्पश्चात रेडियो का आविष्कार हुआ, आगे चले तो टेलीविज़न, और अब जो लेटेस्ट सबसे आधुनिक माध्यम है वो इंटरनेट माध्यम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम ये क्या है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम है। आधुनिक छापाखाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। वैसे जो इसका उद्देश्य रखा गया था, इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। ये मुद्रित माध्यम के अंतर्गत अखबार आते हैं, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि, यानी कि जो छापाखाना होता है, जो छापी जाती हैं छापे खाने में, जैसे ये अखबारें छापी जा रही हैं, ये पुस्तकें छापी जा रही हैं, ये सब मुद्रित माध्यम में आती हैं। तो अब जानते हैं कि लेखन से लेकर छापे खाने तक का इतिहास क्या है। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था तथा आधुनिक मुद्रण कला के आविष्कर्ता होने का श्रेय
जर्मनी के गुटेनबर्ग को प्राप्त है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में ईसाई मिशनरियों के द्वारा खोला गया। हिंदी भाषा में मुद्रण का कार्य 1755 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित छापाखाना से आरंभ हुआ था। कोलकाता में सबसे पहला छापाखाना खोला गया था हिंदी के लिए। सन 1780 ईस्वी में पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। कोलकाता से ही हुआ था ये भी। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम उदंत मार्तंड था, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। तो अब जानते हैं कि मुद्रित माध्यम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि वो हमेशा से ही स्थायी रहती हैं। इसे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से पढ़ा जा सकता है। जब भी हमें समय मिले, सुबह शाम जब भी समय मिले, हम इसे पढ़ सकते हैं। यह माध्यम लिखित भाषा का विस्तार भी बोला जाता है। यह चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है। मुद्रित माध्यम की कुछ सीमाएं भी है, यानी कि इसकी विशेषताएं होने के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। क्या दोष है? निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं। जैसे कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो लोग अनपढ़ हैं, मुद्रित माध्यम उनके लिए किसी काम का नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं करते। अखबारें जो हमारे पास आती हैं, पुस्तिकाएँ, तो ये बहुत समय के पश्चात अखबारें हर 24 घंटे के बाद आएंगी। इसी तरह से पत्रिकाएँ तो बहुत एक महीने के बाद भी आती हैं। इसमें जगह तथा शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है, यानी कि जितनी जगह होती है उतनी ही छपाई की जाती है। इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्धि सुधार नहीं किया जा सकता। एक बार एक अखबार छप गया, अगर उसमें कोई गलती हो गई तो उसी समय शुद्ध नहीं की जाएगी, अपितु उसे बाद में ठीक करना पड़ेगा। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि एक बार कोई चीज़ अशुद्ध छप गई तो वो दोबारा शुद्ध नहीं होगी, इसलिए हमें पहले से ही भाषागत शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उस समय में जो भाषा प्रचलित है, जिस भाषा को लोग समझ सकते हैं आसानी से, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम क्लिष्ट यानी कि मुश्किल भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बात लोगों के समझ नहीं आएगी और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा जनसंचार का। समय, शब्द व सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। समय, क्योंकि ये जो अखबार पत्रिकाएं जो छपी जाती हैं, इनकी एक डेडलाइन होती है। जैसे अखबार में क्या होता है कि दोपहर तक या शाम तक जितनी भी खबरें होती हैं वो दे दी जाती हैं, और उसके पश्चात छपाई का काम जब शुरू होता है तो रात भर वो चलता है और सुबह सुबह अखबार पहुंचाया जाता है। शब्द और स्थान की भी सीमा, यानी कि अखबार में जितना स्पेस होगा उसी के अनुसार शब्दों की सीमा निश्चित कर दी जाती है। लेखन में तारतम्यता व सहज प्रवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज पर कुछ छपा हुआ है तो दूसरे उसका जो आधा बचा हुआ किसी और पेज पर जाकर या कुछ भी छाप दिया। तारतम्यता होगी, यानी कि जो भी खबर छापी जाए वो उसी सीरियल में छापी जाए। अब मुद्रित माध्यम से जुड़े कुछ आवश्यक तथ्य जान लेते हैं, जो कि हम MCQs में पढ़ते हैं। एक नंबर के क्वेश्चंस में जिस तरह से आ जाते हैं, उससे संबंधित कुछ विशेष बातें। छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापा खाना 1556 ईस्वी में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। भारत में पहले समाचार पत्र की शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर के संपादन में खुला। आज़ादी से पूर्व के समाचार पत्र थे केसरी, हिंदुस्तान, विशाल भारत। आज़ादी से पूर्व की पत्रिकाएं थी हंस, सरस्वती, करमवीर।
आज़ादी से पूर्व के जो पत्रकार थे, बालमुकुंद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक समाचार पत्र जो हैं आजकल नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला। आधुनिक समय में हिंदी की जो पत्रिकाएं हैं, साप्ताहिक, दिनमान, धर्मयुग, रविवार, हंस पत्रिका। आज़ादी के बाद हिंदी के प्रमुख पत्रकार जो हुए हैं, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, राजेंद्र माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले माध्यम पर चलते हैं। अगला माध्यम है रेडियो। रेडियो के बारे में सब जानते हैं और सबने रेडियो देखा भी होगा। इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय कहने का अभिप्राय, एक तरफ से रेडियो में जो भी बात आती है हम उसका उत्तर उसी समय नहीं दे सकते। इस तरह से ये रेडियो की वेव्स होती हैं और इस तरह से रेडियो वेव्स में से ये निकाला जाता है, यानी कि आवाज़ लोगों तक पहुंचती है। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित किया वो था रेडियो। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और श्रव्य माध्यम है। इसमें शब्द और आवाज़ का बहुत महत्व है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। सन 1895 ईस्वी में जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की थी, तभी रेडियो जैसा ये जो डिवाइस है अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। 1892 ईस्वी में रेडियो की शुरुआत हुई। 1921 ईस्वी में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 ईस्वी में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और आज़ादी के समय तक कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। आज भारत में आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखा जाता है। ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको सबसे पहले सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके पश्चात घटते हुए क्रम में महत्व क्रम जो होता है उसमें सूचनाएं दी जाती है। ये उल्टा पिरामिड शैली कही जाती है। जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, ये है उल्टा पिरामिड शैली। अब जानते हैं कि रेडियो की भाषा की विशेषताएं क्या है, क्योंकि ये एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था, क्योंकि ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंच सकता है। भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो के क्लब भी बनाए थे। तो इसकी भाषा की, क्योंकि अधिकतर जो भाषाएं हैं इसमें प्रयुक्त होती हैं, इसलिए इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। त्रुटि रहित शुद्ध भाषा होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग रेडियो पर सुनते हैं, इसलिए भाषा हमेशा त्रुटि रहित होनी चाहिए और शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। संक्षिप्त रूप का प्रयोग निषेध है। कई बार हम उसके छोटे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप प्रयोग कर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तकनीकी शब्दावली से परहेज करना चाहिए। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रेडियो में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि दूर दराज के गांव में जहाँ संचार और मनोरंजन के
दूसरे साधन नहीं है। वह रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जोड़ने का। तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो बाहर उन लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि वो लोग अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए उन्हें तकनीकी भाषा का समझ नहीं आता। व्याकरण का सही प्रयोग करना चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब रेडियो की लोकप्रियता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, अन्य कार्य करते हुए भी रेडियो का उपयोग संभव है। अब माना कि हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, छोटा सा डिवाइस होता है जिसे अपने पास रखकर हम खबरें या कुछ भी सुनते रह सकते हैं। व्यापक प्रसार, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच है इसका व्यापक प्रसार है, सबसे ज़्यादा रेडियो का प्रसार है। अनपढ़ लोगों के लिए भी ये उपयोगी, क्योंकि ये एक श्रव्य माध्यम है। अगर व्यक्ति कोई अनपढ़ भी है तो वो सुन तो सकता है ना, और समझ भी सकता है, तो ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है। अपनी पसंद से इसे कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। ये थी इसकी लोकप्रियता के कारण। अगला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ये है टेलीविज़न, जिसे छोटे शब्दों में टीवी भी कहा जाता है। इस पिक में देख रहे हैं किस तरह से दूर दराज के लोग टीवी पर बैठकर देखते हैं। आज के समय में सबसे अद्भुत और नया माध्यम ये माना जाता है टेलीविज़न। टेलीविज़न का जब आविष्कार किया गया था तो उसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और सशक्त ताकतवर माध्यम बन गया है। इसमें आवाज़ और दृश्य दोनों का समावेश होता है। यह व्यापक रूप से विश्वसनीय और प्रभावी माध्यम है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो के ध्वनियों के साथ साथ टेलीविज़न में दृश्य भी मिल जाते हैं, तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक तकनीकी परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1976 ईस्वी में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा और इस सेवा का प्रारंभ हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए थे और 1976 ईस्वी तक यह जो सेवा थी आकाशवाणी का एक हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 को इसे अलग कर दिया गया था और इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया था। 1984 ईस्वी में इसकी रजत जयंती भी मनाई गई थी। तो टीवी की खबरों के लिए विभिन्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन में कोई भी सूचना निम्नलिखित चरणों से या सोपानों को पार करते हुए दर्शकों तक पहुंचती है। ये कौन कौन से सोपान हैं? फ्लैशबैक, यानी कि जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं, ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। तो अब जानते हैं कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। सबसे पहले जब कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे फ्लैश कहते हैं। इसे कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है और कुछ नहीं। अचानक किसी बात का पता चल गया और अभी तक ना तो उसके दृश्य आए हैं, ना कोई उसकी पुष्टि हुई है, तो उसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में, जिस तरह से इस टीवी के स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दर्शकों तक उसे पहुंचा दिया जाता है। आगे है ड्राई एंकर। अब ड्राई एंकर किसे कहते हैं? इसमें एंकर होता है जो टीवी पर खबरें देता है। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर
दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता रहता है। यानी अभी उस खबर के दृश्य नहीं आए। वैसे आप जानते हैं कि टीवी में जब भी हम खबरें देखते हैं तो साथ साथ दृश्य दिखाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ड्राई एंकर में खबरों के साथ अभी दृश्य नहीं आए हैं। अभी एंकर सिर्फ ये जानकारी दे रहा है कि क्या हो गया है, कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। ये तो है ड्राई एंकर। जब वही एंकर फ़ोन से वहाँ उपस्थित रिपोर्टर से बात करता है और उससे मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है तो उसे कहा जाता है फ़ोन इन। इसके बाद आ जाता है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य एंकर को मिल जाते हैं, दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर पूरी खबर लिखी जाती है और उस खबर को एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से ही होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। अब प्रारंभिक सूचना तो वही होती है जो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दी गई थी। उसके बाद कुछ जो वाक्य बोले जाते हैं जिसे कि एंकर ने फ़ोन इन के माध्यम से बोला था, तो उन वाक्यों के साथ साथ उसके दृश्य भी दिखाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एंकर विजुअल। एंकर बाइट। बाइट यानी कि कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी कि जहाँ कहीं घटना हुई है और रिपोर्टर वहाँ उसी समय पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित लोगों से, वो प्रत्यक्षदर्शियों से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो वो लोग बताते हैं उसको एज इट इज़ जब एंकर दिखा देता है तो दूसरे लोग उसको प्रमाणित समझते हैं कि वाकई में ये घटना हुई है और ठीक है, तो इसे कहा जाता है एंकर बाइट। लाइव क्या है? लाइव यानी कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जाएं। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन जो होते हैं ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। रेडियो में इसे आंखों देखा हाल कहा जाता है, जबकि टेलीविज़न में इसे पर्दे पर सीधे प्रसारण के समय लाइव लिख दिया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि उस समय आप जो देख रहे हैं बिना किसी संपादकीय काट छांट के आप तक वो सीधा पहुंच रहा है। अब आता है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं होती हैं। एंकर पैकेज में सब कुछ आ जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? फ्लैशबैक से होती है। इसमें फ्लैश भी आ जाता है, इसमें फ़ोन इन भी आ जाता है, इसमें एंकर विजुअल भी आ जाता है, इसमें एंकर बाइट भी आ जाती है और इसमें ग्राफिक्स भी आ जाते हैं। ग्राफिक्स का मतलब ये कि इसमें रिपोर्टर ये भी बताता है कि कौन सी घटना किस टाइम पर किस समय पर कहाँ पर हुई थी, उस समय वहाँ की स्थिति क्या थी, उस पर समय क्या था, पूरा ग्राफ बनाकर दे दिया जाता है कि एक्चुअल में घटना कैसे हुई थी। उसे कहा जाता है ग्राफिक। दूसरे शब्दों में अब कह सकते हैं कि एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम और गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं, घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक आदि सभी सूचनाएं व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती हैं। अगला माध्यम है इंटरनेट और हिंदी संसार। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया माध्यम है जो बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तक, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद होते हैं। यह सारे माध्यमों का समागम है। इसके विश्वव्यापी जाल ने जनसंचार को अकल्पनीय तीव्रता प्रदान की है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा सभी के सभी गुण विद्यमान होते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 ईस्वी के मध्य में मिली थी।
द हिंदू पहला भारतीय अखबार है जिसका इंटरनेट संस्करण 1995 ईस्वी में जारी हुआ। नई दुनिया अखबार ने 1997 में वेब दुनिया के नाम से हिंदी भाषा का पहला समाचार पोर्टल शुरू किया था। अब आती है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। पूरे विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर सन 2002 में आरंभ हुआ था। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1993 से आरंभ हुआ, जिसमें अनेक .com कंपनियां आई तथा कुछ वर्षों के बाद बंद भी हो गई थी। 2003 में दूसरा दौर शुरू हुआ जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वसनीयता अर्ज की है और जो आज तक अभी तीसरा दौर चल रहा है। इंटरनेट से लाभ और हानियाँ क्या हो सकती है। इंटरनेट का देखो, कोई भी चीज़ होती है तो उसके लाभ भी होते हैं और उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो इससे लाभ क्या क्या है। इससे विश्वग्राम की अवधारणा मजबूत हुई है, यानी कि इंटरनेट ने पूरे संसार को एक गांव बना दिया है। गांव कहने का मतलब जो लोग सालों से हमें मिल नहीं पा रहे थे, जिनकी हम शक्ल नहीं देख पा रहे थे, जिनका कोई अता पता नहीं था, इंटरनेट माध्यम से वो सब चीज़ें आज संभव हो गई हैं। एक गांव की तरह एक कुछ ही सेकंडों में जो बात होती है हम किसी भी जगह पर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। संचार की नई संभावनाएं जगी हैं। शोध व अध्ययन के लिए अपार संसाधन उपलब्ध हुए हैं। इसके इंटरनेट में जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के कपाट खोले हैं, तो इसकी जगह कुछ खामियां भी हैं। इनकी कुछ खामियां भी हैं। इससे अश्लीलता को बढ़ावा मिला है। आप लोग भी जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से नहीं दिखानी चाहिए, वो छोटे बच्चे देखते हैं। बच्चों और युवाओं में अकेलापन बढ़ता जा रहा है कि आज हर व्यक्ति अपने मोबाइल पर बिजी है, लेकर बैठा है, इंटरनेट खोल कर बैठा है। तो जो छोटे बच्चे या युवा हैं वो क्या करते हैं, अपने अकेलेपन में, यानी कि अकेले बैठे और उसे चलाते रहते हैं, जिससे उनका अकेलापन बढ़ता है और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में तो इसके इंटरनेट के दुरुपयोग की बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। एक और डिवाइस है, एक और माध्यम है सिनेमा, फिल्म जिसे कहते हैं। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 ईस्वी में किया था। विश्व की सबसे पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन 1894 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। भारत की और हिंदी की पहली सवाक में तो बोलती हुई फिल्म आलम आरा थी, जो कि 1931 में निर्देशिका जो थी आरदेशर ईरानी ने बनाई थी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की विशेषताएं क्या है। ये जो सारे डिवाइसेस हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यथास्थिति का वर्णन, इन माध्यमों से हम यथास्थिति का पता लगा सकते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। तुरंत एवं रोचक प्रस्तुति, इनके माध्यम से हम तुरंत, जब पुराने जनसंचार के माध्यम चलते तो एक एक बात को पहुंचने में महीनों सालों लग जाते थे, लेकिन आज इनकी वजह से सेकंडों में वो बात पहुंचाई जा सकती है। लाइव टेलीकास्ट की सुविधा, हम आंखों देखी घटनाओं को देख सकते हैं। सभी को सुलभता है, निरक्षर के लिए भी उपयोगी है और साक्षर के लिए भी उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे समय की भारी बचत होती है, यानी कि जो काम हमें घंटों या महीनों में होता था हमारा, वो हमारा काम सेकंडों में हो जाता है। जिस चिट्ठियों को हम हफ्ते सप्ताह भर लगा दिया करते थे पहुंचाने में, आज उसे ईमेल के जरिए सेकंडों में पहुंचा सकते हैं। इस तरह से समय की
भारी बचत होती है, जिससे क्या होता है कि उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंचार माध्यम के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में हमें जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को सक्रिय तरीके से सोच विचार कर ग्रहण करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इंटरनेट के से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये सबसे नया और तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें सारे ही माध्यम इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, जिसमें रेडियो भी है, टेलीविज़न है, किताब, सिनेमा, यहाँ तक पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इसके कारण जनसंचार का यह सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। और विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1982 ईस्वी से माना जाता है। भारत में इसका पहला चरण 1993 ईस्वी में शुरू हुआ था, जबकि दूसरा दौर भारत में 2003 से शुरू हुआ। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की पहली साइट रीडिफ है, जो कि आज बंद हो चुकी है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई थी। प्रभा साक्षी नाम एक ऐसा अखबार है जो प्रिंट रूप में प्रसारित नहीं होता, केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। तो बच्चों, ये थे जनसंचार के आधुनिक माध्यम। आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम में से पुस्तक में से पाठ 1, जिसे आप दोबारा से पढ़िए और इसके छोटे प्रश्नों को याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।